हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, विभाजन को समझना कि उस विभाजन की राजनीति क्या थी, स्मृति यादें क्या रही और उससे हम विभाजन से हमने होलोग्राम से जो एक्सपीरियंस लिया है वो क्या है। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। कुछ बहुत सारे स्रोत को हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। विभाजन का मंजर क्या रहा, कैसे लोगों ने विभाजन को देखा और झेला है, और हमने देखा कि आखिर विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या उसके अंतिम चरण थे, तंजीम क्या होती है। तंजीम का मतलब संगठन और तबलीग का मतलब होता है प्रचार करना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। प्रांतीय चुनावों को समझने का प्रयास किया, इन सबको देख लिया। पाकिस्तान का प्रस्ताव हम लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पाकिस्तान का प्रस्ताव, क्योंकि जब ये सब कुछ बना होगा तो इनके बीच आया होगा पाकिस्तान का प्रस्ताव। क्या आया है? पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप लेती रही। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के बहु इलाकों के कुछ स्वतंत्रता की मांग की, और इससे स्पष्ट है कि प्रस्ताव में कई भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव में लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात ने 1 मार्च 1941 को पंजाब में असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वह पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की मांग कब बनी? ठोस बनी 23 मार्च 1940 को। लीग ने बहुमुल्की इलाकों का आपने स्वतंत्रता प्रदान पेश की कि भैया जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां हमको फ्रीडम दे दो या हमको चीजें दो, जैसे वापस सीटों के लिए मांग कर रहे थे। ये सारी चीजें उन्होंने ठीक। और फिर उसके बाद क्या था? पंजाब में आपको पता है कि पंजाब जो आपका प्रांत था वहां भी आपका क्या थी? असेंबली थी, आपकी विधानसभा थी। तो जब आपकी विधानसभा बनी तो वहां के प्रधानमंत्री और यूनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनका नाम था सिकंदर हयात। और आपको पता होना चाहिए, सिकंदर हयात बहुत बड़े आपका राष्ट्रवादी नेता थे मुसलमान। सिकंदर हयात ने जो है मुस्लिम लीग की इस बात का विरोध किया कि आप अकेले मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो सकते। लीग ठेकेदार नहीं है, मुसलमान अपने बारे में सोच सकती है कि कहाँ उनको जाना है, किसके साथ रहना है। आप मुसलमानों का ढोरा लेके अपने सिर पर मत पीटो, सिकंदर हयात ने स्पष्ट कहा था। और उन्होंने इसी बात का पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया। यह मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है तो पंजाब में खालसा मुस्लिम राज कायम होगा, यानी कि पंजाब में तो खालसा मुस्लिम रहते हैं, खालसा को मानते हैं, यानी कि खालसा राज होगा। तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। इनमें संघीय इकाइयों का उल्लेख स्वतंत्रता अवधारणा पर ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपना फिर से दोहराया। अब उन्होंने कहा कि भैया अब आपने थोड़ा फिर से देखो, अगर कह रहे आप ऐसे बांटोगे तो फिर तो आपका एक और बनेगा पंजाब में, उसका नाम होगा खालसा, आपका मुस्लिम राज। अगर पाकिस्तान को आप केवल इस बेस पे बना रहे हैं कि वो आपका मुस्लिम कंट्री बनेगा धर्म के बेस पर, या तो खालसा मुसलमान है तो पंजाब को तो अलग देश बनाना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान की बात का विरोध किया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत, इस तरीके से ये चीजें या ये बात के संबोधन कुछ भी नहीं। कुछ लोगों का मानना था कि पाकिस्तान का गठन हिंदू उर्दू, देखिए पाकिस्तान का मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू हुआ, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता में भाषण देते हुए उत्तर पश्चिम मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया।
कब कहा क्या कहा? 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा है, उसकी अध्यक्षता करते हैं भैया अब हमको क्या चाहिए? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हुआ उत्तर, ये हुआ पश्चिम, और यहाँ की बात कर रहे थे इधर, यानी कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है इधर जो पाकिस्तान है, यहाँ एक जरूरत है। मगर उस भाषण में इकबाल ने एक देश के का उदय नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर में मुस्लिम बहुलक इलाकों को एकीकृत, शिथिल और भारतीय संघ के भीतर स्वायत्त इकाई देने पर जोर करा कि भैया आप एक स्वायत्तता आप इकाई बना दो, चाहे उसको राज्य बना दो, एक और बाप की विधानसभा दे दो, कुछ राइट दे दो, लेकिन अलग देश की मांग वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद इकबाल ने लिखा है सारे जहां से अच्छा। लेकिन उसको ऐसा इंटरप्रिटेट हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई अब ये भी मांग कर। क्लियर है? विभाजन का अचानक हो जाना, अब विभाजन जो हुआ वो कैसा हुआ? अचानक हुआ। पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप में मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता के मांग से विभाजन में बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का मतलब होता है और उसे भविष्य के लोग जिंदगी में किस तरह है। 1947 में मूलभूत इलाके छोड़कर नई जगह बहुत सौ ने यहाँ लगाई, जैसा कि हम शांति से बहुमूल्य होगी और लौटेंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की खास सादगी से नहीं उठी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच और सौदेबाजी के लिए पैतरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाले रियासतों पर रोक लगाने और मुस्लिमों को रियासतों को हासिल करने और दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों को स्वतंत्रता के लिए औपचारिक वार्ताएं कुछ हद तक टालनी पड़ी। 1942 में शुरुआत में ही विशाल भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और संभावित यह सत्ता के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। अब देखिए 1930 में हुई, फिर भारत छोड़ो आंदोलन चला, क्विक इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने भी कहा करो या मरो। जो व्यक्ति अहिंसा की बात करता हो, हिंसा फैलाने की बात ना करता हो, अहिंसक हो, वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं? करो या मरो, यानी चाहे कुछ भी करो लेकिन हमें हर हाल में आजादी चाहिए। गांधी जी के 3 ही आंदोलन, सभी ने असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, क्लियर है, और आपका कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 अखिल भारतीय आंदोलन, ठीक, ये आपको देख लिया। चलिए आगे बढ़ा। अब कहानी है युद्ध उत्तर घटना, युद्ध के बाद की घटना को हम थोड़ा सा गौर करेंगे। जब 1945 में दोबारा वार्ता शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी। क्या बनेगी? एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी होगी जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेना के सेनापति के। यानी कि ये तो रहेंगे जो आपका वायसराय है और उस जमाने का जो आपका सेनापति है, जो चीफ कमांडर होगा, वो लोग तो इस सेना में रहेंगे, ये कंडीशन रखी गई। उनकी राय में पूर्णतः स्वतंत्रता की शुरुआत एकदम थी। सत्ता हस्तांतरण के बारे में चर्चा टूट गई, क्योंकि जिन्ना जिन बात पर अड़े हुए थे वे कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव कराने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं। क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की शुरुआत कदम हुआ तो सत्ता हस्तांतरण के बारे में एक चर्चा थी कि जिन्ना इस बात पर अड़े रहे कि कार्यकारिणी सभा केवल मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम के अलावा और किसी को ना हो। यानी कि कितनी बेतुकी मांग है कि अगर मुस्लिमों का चुनाव हो रहा तो केवल मुस्लिम लीग करेगी। ये क्या बात हुई? और कोई नहीं करेगा। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वोट की व्यवस्था चाहते थे। क्या चाहते थे? कि भैया सांप्रदायिकता आधार पर वोट हो, ठीक, वीटो का भी व्यवस्था थी। उनका कहना था कि मुस्लिम सदस्यों को किसी फैसले का विरोध करते हैं तो कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से पारित किया जाना चाहिए। उस समय की राजनीतिक हालत को देखते हुए
लीग की पहली मांग काफी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका केंद्रीय समर्थन था और उन वार्ताओं में उनके प्रतिनिधि का नेतृत्व और मौलाना आजाद कर रहे थे। और पश्चिमी पंजाब में यूनिस पार्टी के सदस्य में ज्यादातर मुसलमान थे। यूनिस पार्टी अंग्रेजों को नाराज करना नहीं चाहती थी, क्योंकि पंजाब में उनका दबदबा था और वे अंग्रेजों के प्रति लगातार वफादार रहे। कैसे रहे? ये अंग्रेजों के प्रति लगातार आपके वफादार रहे। तो चीजें हर व्यक्ति अपने ही सोच में लगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना है आपके सामने खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस ने एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी बेजोड़ सफलता मिली कि मध्य प्रांत में उनकी 30 सीटें आरक्षित सीटें जीती। मुस्लिम वोटों का 86.6% उम्मीदवार को मिला। सभी प्रांतों में कुल मिलाकर 509 सीटों में से प्रांतों की सीटें टोटल 442 मुस्लिम लीग के पास थी। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं का प्रभावशाली पार्टी के रूप में स्थापित हुई। कब हुई? 1946 में जाकर। ठीक। अब जाकर मुस्लिम लीग एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा, चुनाव में मताधिकार बेहद सीमित थे। कारण क्या था कि चुनाव देने का अधिकार सीमित था। आबादी के लगभग 10 से 12% तबके ही प्रांतीय चुनावों में वोट डाल सकते थे। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में तो केवल 1% लोग, यानी कि सेंट्रल असेंबली का जो इलेक्शन होता था उसमें केवल 1% लोग वोट डालते थे और नॉर्मल में 12 से 15। तो अब आपको इतना थोड़ा सा क्लियर हो गया कि 19 विभाजन का एक संभावित विकल्प भी था कि मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा, जिसे हम कहेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट नेट मिशन 3 महीने तक भारत का दौरा किया और ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया कि भैया 3 स्तरीय होना चाहिए, कि टायर सिस्टम व्यवस्था को लागू करो है। इसमें भारत एकीकृत रहने वाला था, यानी कि सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सेपरेशन की बात नहीं करी कि एक भारत रहेगा, इन्होंने बात ही नहीं की अलग से, जिससे केंद्र सरकार काफी कमजोर होती है और उसके पास विदेशी रक्षा और संचार का जिम्मा होगा। संविधान सभा का चुनाव में मौजूदा प्रांतीय सभाओं के 3 हिस्सों से संबंध हुआ। जैसे हिंदू बहुप्रांत, उसको आप क्या बनाया, और क्या में क्या होगा, पश्चिमी उत्तर मुस्लिम प्रांतों को समूहगाह में, यानी कि थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ मिलता है। देखिए, एक बनाया हिंदू बहुमूल्य प्रांत, इसको कह दिया प्रांत कै। दूसरा बनाया आपका पश्चिमी उत्तर मुस्लिम प्रांत, जिसको कह दिया खे। और पूर्व उत्तर बनाया असम सहित मुसलमान बहुप्रांतों को समूहगाह, यानी कि हिंदुओं को एक बहुदल में बांटा, मुस्लिमों को 2, एक वेस्टर्न वाला, एक ईस्टर्न वाला, यानी कि ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ऐसे हम प्रांतों के इन खंडों के समूह को मिलाकर क्षेत्रीय इकाई का गठन हो। इन सबको जोड़ लेंगे और क्षेत्रीय इकाई बनेगी
और माध्यमिक स्तर पर कार्यकारिणी और विधायिका शक्ति उनके पास रहने वाली है। यानी कि जो कार्यपालिका है वो रहेगी और जो पावर बनाने की शक्ति है विधायिका वो भी उनके पास रहेगी। इस तरीके से ये बनाने का बताने का प्रयास किया। यहाँ तक देखिए कुछ समझ आ रहा है। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टी इस योजना को मान लिया था। समझौता देर तक नहीं चला क्योंकि सभी पक्षों की योजना के बारे में व्याख्या अलग अलग थी। लीग की मांग थी कि स्थगित और अनिवार्य हो, जिससे समूहगाह और समूहगाह के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि इन दोनों को संघ से अलग हो, यानी कि 3 वर्ग बने। ये हो गया हिंदुओं के लिए, ये आपका पश्चिमी उत्तर और ये आपका पूर्वी। अब कह रहे हैं कि इन दोनों को अलग होने का अधिकार हो। किससे? इससे। भविष्य में कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा से चुनाव का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट मिशन की स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि भैया जिस तरह से आपने एक्सप्लेनेशन किया है, 3 भागों में बांटा है, हम इस पे एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते। शुरुआत में यह समूहबद्ध अनिवार्य होगी, मगर एक संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूह से निकालने का अधिकार होगा। परिस्थितियां चुनाव कराए जाएंगी। इस पर आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव और लीग ने, कांग्रेस ने, दोनों ने ही माना। यह बहुमत भरा पड़ा क्योंकि इसके बाद विभाजन देशव्यापी अपरिहार्य हो गया। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने इस्तराद मगर आवश्यक भी परिणाम को चुनाव चुके थे। वो केवल महात्मा गांधी और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अंत में विभाजन का विरोध करते रहे। यानी कि सब मान गए, बस खान अब्दुल गफ्फार ने लास्ट तक विरोध किया कि आपने गलत किया है। ये है खान अब्दुल गफ्फार। ये बंदे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आपने हमको भेड़ियों के हाथ सौंप दिया जी, और आप कुछ नहीं कर रहे। देख रहे हो? तो कैबिनेट मिशन किस आधार पर आ रहा था, क्या वो लेकर चल रहा था, क्या संकल्पना थी। चलिए, तो इस तरीके से जो बात चली विभाजन की, खान अब्दुल गफ्फार खान को आप यहाँ इसमें इस पर जो है देख सकते हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत